Hello. Welcome to the very first episode of Talks That Matters. What is this channel? So, एक छोटा सा चैनल, दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं कि क्या मुद्दे चल रहे हैं आजकल देश में. I have दिवाकर एंड मी. हम दोनों पूरे दिन भर ऐसे ही कुछ ना कुछ बातें करते रहते थे कि देश में ये चल रहा है, वो चल रहा है. बोथ ऑफ अस हैज डिफरेंट ओपिनियन. उसके ओपिनियन अलग होता है, मेरे ओपिनियन अलग होता है, और हमेशा ही अलग होते हैं. हम दोनों कभी कॉमन प्लेस में आते भी नहीं है. लेकिन एक फायदा रहता है, डिफरेंट ओपिनियंस की वजह से हम दोनों एक दूसरे को एक स्टोरी का अलग अलग पर्सपेक्टिव जान पाते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक जो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है. दिवाकर, नीट एग्जाम इतनी बार हो गया, एंड रिमेंबर हमने भी नीट एग्जाम दिया है अपने, जब हम 12th पास आउट किए थे. उस टाइम पे इतना ज्यादा नहीं चल रहा था. मैंने नहीं हाँ उस टाइम. अच्छा तुमने नहीं दिया था, मैंने दिया था नीट एग्जाम. लेकिन वो एक अलग टाइम था. वो प्रेशर आई कैन रिलेट कि हाँ उस टाइम का जो प्रेशर था ये करना भाई नीट के एग्जाम के लिए. एक तो मेरा सेंटर भी दिल्ली में नहीं था, मेरा सेंटर भी वहां पे था यूपी में, वहां तक जाकर नीट देना. सो नाउ नीट इज अभी री एग्जाम हो रहा है नीट का. एंड कैन यू गिव अस अ क्विक समरी कि क्या हो रहा है अभी पूरे देश में नीट के अराउंड? इतना सैड है कि इतने सारे बच्चों का फ्यूचर, नीट सबसे बड़ा एग्जाम है. ये यूपीएससी जेईई मेंस से सबसे बड़ा एग्जाम है, बिकॉज द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग फॉर द एग्जाम इज क्लोज टू 25 lakhs, जो 2.5 मिलियन है. वो वन ऑफ द लार्जेस्ट एग्जाम पूरे दुनिया का भी है और इंडिया का तो है ही. अब उसमें सबसे जो मेन इशू आ रहा है कि जैसे जेईई मेंस जो है उसको हमने कर दिया है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी, पर ये आज भी पेन एंड पेपर टेस्ट रह गया. नीट हम जब देते थे तब भी पेन एंड पेपर ही था. हाँ, और आज भी वही है उनका. ये मतलब जो गवर्नमेंट का और एनटीए का जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसका ये कहना है कि इतने सारे बच्चे हैं और इतने सारे सेंटर्स में साइमल्टेनियसली ये सारा एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड कराने का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारे पास है नहीं. तो इसलिए पेन एंड पेपर टेस्ट ही करवाना पड़ेगा. और पेन एंड पेपर टेस्ट करवाने के चक्कर में इतनी बार ये पेपर लीक हो चुका है. ये तो पहली बार नहीं हो रहा है, पहले भी हो रखा है. और उसमें अब हम कैसे इस पेपर लीक को रोक रहे एक ऐप को बैन करके. इंडियन एयरफोर्स को सिविल चीजों के लिए यूज कर रहे हैं. पटना में इंडियन एयरफोर्स का ग्लोबस्टर जाके पेपर डिलीवर कर रहा है. हमने कभी नहीं सोचा था इंडियन एयरफोर्स का ऐसे सिविलियन यूज में आएगा. ये रेस्क्यू ऑपरेशन वाला एयरक्राफ्ट अब पेपर डिलीवर कर रहा है, बिकॉज वी आर सच ए लो ट्रस्ट कंट्री. इसमें दो तीन चीजें जो है, एक जो मैं शॉर्ट में बता दूं, 3 चीजें हमें याद रखना पड़ेगा. ये जो अभी हो रहा है, एक तो पेन एंड पेपर टेस्ट इज ए वेरी बिग प्रॉब्लम. उसके अलावा जो 3 चीजें हम हमेशा इसके बारे में बोलना भूल जाते हैं. एक, कैसे बच्चे हैं जो इस मुल्क में, कैसे बच्चे जो ऐसे झूठे तरीके से मार्क्स लाना चाहते हैं और डॉक्टर बनना चाहते हैं. फिर ऐसे माँ बाप है जो 20 लाख 25 लाख रुपए दे रहे क्वेश्चन पेपर खरीदने का. तो आप सोच के देखो, जिन बच्चों के माँ बाप ऐसा काम कर रहे हैं वो अपने बच्चों को क्या सिखा रहे कि बेटा आप ऐसे ही चीटिंग करके जिंदगी में जीत जाओ. और तीसरा है कि हमारे सोसाइटी में थोड़े पैसे कमाने के लिए इतने कॉन्शियस लेस लोग हैं कि वो इतने ऑनेस्ट बच्चे जो पूरी साल मेहनत करते, उनका फ्यूचर को स्टेक में रख के पेपर को लीक करवा के कुछ पैसे कमा लेंगे, तो इसलिए ये कर रहे. तो गवर्नमेंट की जहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो 3 ग्रुप्स है, बच्चे, उनके माँ बाप और ये जो लोग रैकेट चला रहे, इनका भी एक बहुत बड़ा रोल है. तो ये इंडिया का एक प्रॉब्लम है कि लो ट्रस्ट सोसाइटी है हम. तो अब एक्चुअली मेरा ओपिनियन ये था. इवन मेरे दोस्तों के साथ बातें हो रही थी, इवन हम दोनों की बातें हो रही थी, तब मैंने बोला था कि गवर्नमेंट को ये सब करना जरूरी है. अदरवाइज दूसरा क्या था कि तुम ये बोलो कि हम, अगर मैं स्टार्टिंग में आके मैं गवर्नमेंट का पार्ट, मैं अगर तुम्हें बोल रहा कि मैंने इंश्योर क्या है कि तो क्वेश्चन बनने से लेके द टीचर दैट हमें सिलेक्ट कर रहे हैं जो पेपर डिजाइन करेंगे, इट इज ऑलवेज डिजाइन. ये इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि हर एक टीचर कुछ क्वेश्चन डिसाइड करेगा और उसको भी नहीं पता होगा कौन सा क्वेश्चन आएगा, और किसी टीचर को ये नहीं पता होगा दूसरा टीचर कौन सा कर रहा है. सो रैंडमली सिलेक्ट होकर क्वेश्चन बनेंगे, किसी को कभी पता नहीं चलेगा. उसके बाद वो प्रोसेस एक दिन पहले छपेगा और तुरंत उसी दिन सबके पास जाएगा. अगर मैं ये बोलूंगा ये प्रोसेस हमने बहुत स्मूथ लाइन कर दिया कि यहाँ से लीक नहीं होने वाला, देन तो फर्स्ट क्वेश्चन यही आने वाला है ना कि भाई ये अगर तुम अभी स्मूथ लाइन कर रहे हो तो पहले क्या था. तो बेसिक चीजें जो तुम पहले नहीं सुधारी थी. तो बेस्ट क्या है कि अगर मैं ये बोलूंगा ये प्रोसेस हमने किया है, तो दैट मीन्स ये प्रोसेस पहले नहीं था. ये फिर ये ज्यादा क्वेश्चनिंग का होगा. तो बेटर यही है कि मैं वो चीजें बोलूं कि जो
लोग सुन सके। इवन अगर मैं ये बोलूंगा कि मैंने टेलीग्राम बैन कर दिया फॉर दिस इज शोइंग कि हाँ गवर्नमेंट बहुत एक्टिवली वर्क कर रही है। यानी कि आई डोंट नो, यहाँ पे कोई इंजीनियर होगा तो ये समझ पाएगा कि एक होता है फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट एंड वाले जो हमेशा लेआउट चेंज करते हैं, डिजाइन चेंज करते हैं, बैक एंड वाले 10% स्पीड बढ़ाती कराती। किसी यूजर को कभी पता नहीं चल रहा था कि भाई उसने इतनी मेहनत करके ये किया, बैक एंड को इतना सही बनाया। अब सर को ये दिखा, अरे लेआउट नया हो गया, नया कलर आ गया, लोगो नया हो गया। तो वो हमेशा हो जाता है कि जो चीज सामने दिख रही होती है गवर्नमेंट हर कोई उस पर ही फोकस करेगा। अब गवर्नमेंट ये चीज अगर हम करेंगे तो ये चीज ज्यादा लोगों को हाईलाइट होगी कि ये हम एक्टिवली ये स्टेप्स ले रहे हैं कि इनको ब्लॉक कर रहे हैं, कि एयरफोर्स आके इम्प्लीमेंट कर रही है। वैसे एयरफोर्स की जरूरत नहीं थी, बेटर यही बोल देते हम हाई सिक्योरिटी के साथ कर रहे हैं। इतना ज्यादा ये यानी ओवर कंपनसेशन हो गया कि एयरफोर्स को सीधा ले लिया। टेलीग्राम को बैन कर देना, आई कैन अंडरस्टैंड कि उनको कुछ बताना था कि देखो टेलीग्राम के थ्रू लीक पेपर सर्कुलेट होता है, टेलीग्राम हम बैन कर देंगे, ये कर देंगे। तो देयर आर स्टेप्स वही वाले गवर्नमेंट दिखा रही है। आई एम श्योर कि उन्होंने बैकएंड्स में भी बहुत सारे स्टेप्स लिए होंगे कि मैं टू मेक श्योर कि ये दोबारा ना हो। लेकिन ये चीज अब बताएंगे तो ज्यादा डिफिकल्ट होगी ना। अगर मैं कभी जैसे फॉर द इंजीनियर्स जो अगर देख रहे होंगे, अगर कभी ये बता दे कि हमने सिर्फ 10% बेटर बना दिया तो बोलेंगे ये पहले खराब था, हमें तो पहले पता ही नहीं था। सही बात। ताकि हमने तो कभी नोटिस ही नहीं किया भाई कि अमेज़न वो इतना हल्का सा भी तेज हुआ है। तो इसलिए ये ज्यादातर इसमें फोकस किया जा रहा होता है। और मेन पेपर लीक में मैं दिवाकर एक क्वेश्चन पूछूंगा। यू सेड कि इतना बड़ा स्केल हैंडल नहीं किया जा सकता वर्चुअली, यानी कि जो सॉरी कंप्यूटर बेस्ड। सो अगर कंप्यूटर बेस्ड में ये स्केल हैंडल नहीं किया जाता तो अगर दूसरे एग्जाम्स भी तो होते हैं लाइक एसएससी, एज फार एज रिमेंबर मेरे दोस्तों ने भी दिया है एसएससी, हमारे कॉलेज के टाइम पर सबने दिया था एसएससी। तो उसका भी स्केल इतना ही बड़ा होता है, लेकिन वो फिर भी वो तो कंप्यूटर बेस्ड ही होता है। एंड देयर आर टेस्टिंग एजेंसी लाइक आई थिंक एसएससी का भी वही होता है। बैंकिंग एग्जाम भी कंप्यूटर बेस्ड ही होते हैं। तो वो एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होता है। जैसे यूपीएससी इज अ पेन एंड पेपर टेस्ट। यूपीएससी का तो मैं आई कैन अंडरस्टैंड कि क्यों वो पेन एंड पेपर है, क्योंकि वो बहुत सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव को अब नहीं किया जा सकता उसके। हाँ, वो एक चीज है। और दूसरा वहां पे एक इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्जर्व करा है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को बोला है कि कैसे यूपीएससी व्हिच इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कैसे अपना टेस्ट ऑर्गेनाइज कराती है एंड देयर आर नो लीक सॉर्ट ऑफ। तो जैसे जैसे यू सेड कि एक तो वो क्वेश्चन ही बहुत ही ऑब्जेक्टिव तो है नहीं, जैसे रट्टा मार के आपने ये आपको 2 घंटे पहले पता चल गया तो आपने कर लिया, वैसा भी नहीं है। और उनके पास बहुत ही डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेसेस है कि एक जो क्वेश्चन सेट करता है उसको भी पता नहीं पूरा क्वेश्चन पेपर कैसे कौन सा का है। हाँ, जो हमेशा होता है हर टेस्ट में ऐसे ही रखा जाता है। तो ये जो लेवल्स है, तो हमने ये जो अभी नीट एग्जाम जो हो रहा है उसमें भी ऐसे चेक्स एंड बैलेंसेस है, तब भी हो नहीं पा रहा है ये लेवल पे। तो सबसे इजी है राइट नाउ, मतलब इस साल तो अब नहीं हो सकता, अगले साल अभी 365 दिन और है। तो उसमें देयर इज नो रीजन व्हाई गवर्नमेंट एंड नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कैनॉट बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पे आप 25 लाख बच्चों का एक साथ टेस्ट करवा सको। मैं तो ये भी सोच रहा हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड क्यों करना है। यू ऑलरेडी रोल आउट टेंडर्स फॉर दिस। तो इंस्टेड ऑफ गिविंग द टेंडर्स टू वन पार्टी, गिव टेंडर्स टू 2-3 जो अपना है। आई थिंक टीसीएस इज अ गुड कैंडिडेट। टीसीएस बैंकिंग के एग्जाम्स में टीसीएस करवाता है, इनके सेंटर्स ऑलरेडी बहुत सारे हैं। मे बी टीसीएस ऑल्सो डू नॉट हैव दैट कैपेबिलिटी। टीसीएस के पास भी इतना बड़ा नहीं है, इतना बड़ा शायद से, लेकिन और भी दूसरे आप 2-3 को प्लग करके एक टेंडर पास कर दो कि एक टेंडर वो नहीं पास कर पाते तो 2-3 बंदे प्लग करके वैसे हो जाए कि हम टोटली सारे को ले सके। और अगर पेन एंड पेपर बेस्ड भी है, आई एम स्टिल सेइंग अगर ये पेन एंड पेपर बेस्ड भी है तो ये मेरी डिस्कशन होती है कल मेरे दोस्त के साथ, ही इज अ सी, यानी कि ये तो वो उसका पर्सपेक्टिव ये था कि जो सीए के भी एग्जाम्स होते हैं वो पेन एंड पेपर ही होते हैं। लेवल 1 लेवल 2 सारे एग्जाम्स पेन एंड पेपर ही होते हैं। लेकिन नथिंग इन द हिस्ट्री फ्रॉम द जब से आईसीए इंस्टीट्यूट एक्ट पास हुआ है तब से लेके अभी तक आज तक कभी नहीं हुआ उनका पेपर कभी लीक हुआ है या कभी न्यूज में आया है कि लीक हुआ है। सीए भी बहुत सारे कैंडिडेट्स दे रहे हैं और यहाँ पे उनका वो बोल सकते हैं कि भाई हमारा, और वो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। सबसे बड़ी बात, एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। सीएस आईसीआई एक वैसे नहीं है कि गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट सर्टिफिकेशन, प्राइवेट है वो एक तरीके से, जो उसने मुझे एक्सप्लेन किया जिस तरीके से वो भी ऑर्गेनाइज कर पा रहे। तो आई एम सेइंग कि अगर नहीं है तो भी स्टिल ऑर्गेनाइजिंग दैट थिंग इज ऑल्सो नॉट दैट डिफिकल्ट। इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर पेन एंड पेपर भी है, यू नीड अ प्रॉपर सिस्टम होंगी कि आप कम से कम
जो हमें है कि इतने सारे टीचर्स रखो जो हर थोड़े बहुत क्वेश्चन डिजाइन करे, किसी भी टीचर को नहीं पता क्या है, और एक दिन पहले पेपर प्रिंट करके भेजो बस। अब इस बीच में लीक होने का, फिर बाद में अगर इस बीच में लीक हो रहा है तो मतलब बहुत कहीं पे लैप्स वहां पे है, सिस्टम के बीच में ही कहीं किसी उसमें है, चैनल पे हुआ है कि पेपर बनने से लेके पहुंचने वाले चैनल। और आई थिंक वन थिंग जो अच्छी हुई है दैट इज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, बिकॉज ये टॉपिक इतना हाईलाइट हो गया तो मोस्ट प्रोबेबली अब गवर्नमेंट आगे वाले स्टेप्स और फ्यूचर अपकमिंग स्टेप्स को भी ये वाले चीजों को और ज्यादा हाईलाइट करेगी। एंड टू दैट मैटर आई थिंक इफ दिवाकर यू कैन हेल्प अस कि देयर आई थिंक लास्ट टू लास्ट ईयर जब इससे पहले भी पेपर लीक हो रहे थे तो आई थिंक कुछ नए रूल्स या नए लॉस बने थे इनके अगेंस्ट। तो अभी आई थिंक बहुत सारे लोग भूल जा चुके होंगे, इफ यू रिमेम्बर देन आप बता सकते हो कि क्या क्या रूल्स थे। आई थिंक मोस्टली पीपल लीक के अराउंड ही थे। ये उस घटना के बाद द सेंट्रल गवर्नमेंट पास्ड अ लॉ व्हिच मेड इट, एक तो लाइक मेड स्ट्रॉन्ग प्रोविजंस, जो ये पेपर लीक कराता है जो सिंडिकेट है उसकी ज्यादा पनिशमेंट है। इनफैक्ट जो लोग चीटिंग में शामिल है एज इन लाइक जिन्होंने पैसे दिए खरीदने के, इवन दे आर आल्सो पनिश्ड अंडर दिस न्यू लॉ। तो इससे एक फायदा ये हुआ है कि हमारे पास एंटी चीटिंग लॉ इस लेवल का नहीं था जो अब है, क्योंकि इससे बिग प्रॉब्लम, इससे बिग प्रॉब्लम नाउ, क्योंकि इतने बच्चों का करियर, और जिन्होंने एग्जाम दिया है और एंट्रेंस एग्जाम दिया है उनको पता है कि आप पूरे साल मेहनत करते हो, आपको पता नहीं है उस दिन उस एग्जाम हॉल में आप कैसे परफॉर्म करोगे। एक बार अगर आपने कर भी लिया अच्छा परफॉर्म और फॉर वॉट एवर रीजन वो पेपर लीक हो गया है, कुछ भी हो गया, वो कैंसिल हो गया, आपको फिर से बैठना है, आपको पता नहीं आप दूसरे राउंड में आप क्या करोगे। थिंक अबाउट द बैन, यानी कि आपने एक एप्लीकेशन को बैन कर दिया सेइंग कि ये एक सोर्स है जिसके थ्रू पेपर ट्रांसफर होता है। डू यू थिंक दिस इज द ओनली मीडियम? यानी कि और भी तो मीडियम है जिसको जिप करके देना है किसी को, मुझे लीक करना होगा तो मैं तो इतना मीडियम रखूंगा ही नहीं, मैं तो पेन ड्राइव से पकड़ा दूंगा। इसमें दो आर्गुमेंट है, एक आर्गुमेंट जो टेलीग्राम के सीईओ का है और एक आर्गुमेंट जो गवर्नमेंट के सपोर्टर्स का है। दोनों में थोड़ा थोड़ा ये है। अब मैं बस बता दूं क्या सीईओ ने क्या बोला है। सीईओ और बेसिकली जो टेलीग्राम का जो सोशल मीडिया हैंडल है वो तब से गवर्नमेंट की ट्रोलिंग कर रही है कि अभी आग लग सकती है किसी बिल्डिंग में तो आग बैन कर दो ये पानी से कोई गिर सकता तो पानी बैन कर दो, वैसा वैसा। ये सारी जो बातें के लिए जो बातें हैं वो अगर हम हटा दें तो मुझे पर्सनली लगता है कि एक ऐप को बैन करना काफी ज्यादा एक्सट्रीम है, क्योंकि इवन द सीईओ ऑफ टेलीग्राम सेड कि अब जो चीटिंग करने वाले लोग हैं वो दूसरे ऐप से करेंगे चीटिंग। हाँ, तो जो गवर्नमेंट के सपोर्टर्स है वो ये बोल रहे हैं कि इस ऐप में, मतलब ये जो टेलीग्राम ऐप में एक फीचर है, जो फीचर प्रॉब्लमेटिक है वो र्यूमर क्रिएट कर सकता है। कैसे? फॉर एग्जांपल, अगर मान लो आज नीट का एग्जाम हुआ, ठीक है, तो मैंने नीट का क्वेश्चन पेपर इस पे एग्जाम होने के बाद अपलोड कर दिया टेलीग्राम में। फिर अपेरेंटली टेलीग्राम में एडिट करने का ऑप्शन है और आप इसको बैकडेट कर सकते हो। जैसे जो अगर एग्जाम 21 तारीख को 21 जून, तो 22 जून को कोई वही क्वेश्चन पेपर अपलोड करके इसको डेट चेंज करके 15 जून कर सकता है। तो तब कोई उसका स्क्रीनशॉट लेके सोशल मीडिया पे डाल के बोल सकता है कि ये पेपर तो पहले ही लीक हो गई थी। बट स्टिल यार एडिट का क्या है? मैं इसको टेलीग्राम नहीं तो मैं अगर गूगल क्रोम पे मैं कहीं पे भी शेयर करने जाऊंगा, मैं उसमें सोर्स कोड लेके उसको चेंज कर दे सकता हूँ। यहाँ पे आई थिंक सभी बच्चों को भी पता है कि आराम से उसका कंसोल पैनल में खोलो, उसको देख लो, उसको डेट चेंज करके पीछे कर दो, वो दिखेगा। स्क्रीनशॉट भेजना आज के टाइम पे तो एआई है, वैसे एडिट करके भेज दूंगा मैं कुछ भी डाल के। वो तो है। नहीं, मुझे पर्सनली लगता है कि बहुत एक्सट्रीम डिसीजन है, पर वही बात है मैं जो कबीर मैं बोलना चाहता हूँ कि गलती से अभी फिर से अगर लीक हो जाता टेलीग्राम पे, तो ये लोग जो मेरे जैसे लोग हैं जो आप बोल रहे हैं कि बहुत एक्सट्रीम है, वही गाली दे रहे होंगे गवर्नमेंट को ये बोल के कि तुमसे अब फिर से ये फेयर टेस्ट नहीं हो पाया, इससे लेकिन बैन कर देते। तब हम बोलते कि इससे अच्छा टेलीग्राम ही बैन कर देते, पर एटलीस्ट बच्चों का फ्यूचर तो नहीं खराब होता। अब पॉलिटिकल हम कुछ भी बोल सकते हैं कभी। आई डोंट थिंक कि इनमें से कुछ भी इज द रीजन दैट जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन करता हूँ। मोस्ट प्रोबेबली इट इज द रीजन कि यही एक रीजन, दिस इज समथिंग जो तुम लोगों को बता सकते हो कि ये हमने स्टेप्स लिए।
तुम कभी लोगों को ये नहीं बता सकते हमने ये सब पीछे कर दिया, क्योंकि फिर तुम्हारा नाम आएगा ये सब पहले क्यों नहीं था। हाँ सही बात है, इट्स वेरी तो तुम ये तो कभी नहीं बोल सकते। यू कैन ऑलवेज एज अ गवर्नमेंट, एज कोई भी पर्सन यही दिखा सकता है कि मैंने अब क्या स्टेप्स लिया है। सही बात है। अगर गलती से ये बोल रहा है कि ये स्टेप्स जो जरूरी थे ये पहले नहीं लिए गए थे अब ले रहे हैं, तब तो ज्यादा पकड़े जाओगे। हाँ तो वो तो है। सबसे बेस्ट ये है कि हम ये न्यू स्टेप्स है ना, ये पहले कभी नहीं किया, हमने पहली बार किया टेलीग्राम में। पहले आज तक एयरफोर्स नहीं लेके गई, आज पहली बार पूरी इंडियन हिस्ट्री, आई थिंक इंडियन हिस्ट्री छोड़ो, मुझे तो लगता है कि किसी कंट्री ने भी आज तक नहीं किया होगा कि उसने अपनी क्या नाम था वो है स्पेशली आर्म्ड फोर्सेस को बुला लिया उसके लिए एक पेपर ऑर्गेनाइज कराने के लिए। इवन आई थिंक चाइना वाइना में भी एग्जाम्स होते हैं, उनका भी ऐसे यूनिवर्सिटी वाले खतरनाक एग्जाम्स होते हैं, उधर भी वो देयर इज हाई सिक्योरिटी, वो भी मेंटेन करते हैं क्योंकि आई थिंक वो उनकी यूनिवर्सिटीज का बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है। लेकिन वो भी आई डोंट थिंक कभी भी अपना आर्म्ड फोर्सेस को बुला लेती है इस चीज के लिए। हाँ वो तो लेकिन थोड़ा आई थिंक ये वही बात ज्यादा आई इट्स नॉट आई थिंक एक्सट्रीम जरूरी था, बिकॉज अगर एक्सट्रीम नहीं होता तो आज तुम और हम डिस्कशन भी नहीं कर रहे होते। नहीं वो भी है। Otherwise आप- एक सेकंड, वो नीट का तो सब डिस्कस कर ही रहे हैं क्योंकि पेपर लीक हो गया है, तो ऐसा नहीं हाँ। है। और ये नहीं है कि पहली बार ही हुआ है, और ये भी नहीं है कि आखिरी लेकिन बार फिर होगा। हम ये डिस्कस नहीं कर पाते ना कि गवर्नमेंट ने क्या किया। हाँ वो तो सही बात है। अब हम बोल सकते हैं कि ये चीजें गवर्नमेंट ने की उसके लिए, हाँ हाँ वो तो है। तो ये देखो इतना सिक्योरिटी रखी है, इतना ये किया, ऐप बैन कर दिया। तो आई थिंक ऐप बैन से एक और न्यू टॉपिक हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट इज द सोशल मीडिया एप्लीकेशन। एक ही ऐप को क्यों बैन करना है, सारे ऐप्स ही बैन करते हैं। तो आई थिंक यूके ने, एज फार एज एम राइट, आई थिंक यूके ने न्यू बैन नॉट बैन अभी भी लागू नहीं हुआ है, वो 2027 में लागू होगा। अच्छा हाँ, सो व्हाट इज योर टेक, तुम्हारा क्या टेक है दिवाकर कि ऐसे बैन करना चाहिए सोशल मीडिया को टू द यंग पीपल, यंग पीपल भी नहीं बोलना चाहिए, बच्चों के लिए बेटर। हाँ हाँ, तो जैसे ये एक्चुअली शुरू हुआ ऑस्ट्रेलिया से। उन्होंने हाँ। ऑस्ट्रेलिया इज द फर्स्ट कंट्री टू बैन सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रन अंडर 16। और वो बैन अलग था। वो क्यों अलग था, जस्ट वो अपने व्यूअर्स को बता रहा हूँ। वो इसलिए अलग था कि पहले क्या होता था, पहले आप पेरेंटल कंसेंट या फिर पेरेंटल वो चाइल्ड लॉक वगैरह ऐसे सिस्टम्स थे पहले। अब हाँ। इन्होंने ऐसा कर दिया है कि अब चाइल्ड लॉक भी से भी नहीं होगा, पेरेंटल परमिशन से भी बच्चा यूज नहीं कर सकता। अगर बच्चे ने यूज करा तो माँ बाप पे ये नहीं है, माँ बाप पे पेनल्टी नहीं है। पेनल्टी है बहुत खतरनाक लेवल पे, मिलियंस ऑफ डॉलर्स में, सोशल मीडिया कंपनी पे। दिस इज इंटरेस्टिंग, ये मुझे नहीं पता था हाँ। कि सोशल मीडिया कंपनी रिस्पॉन्सिबल है कि तुम्हारा ऐप बच्चे यूज नहीं कर सकते हमारे। एग्जैक्टली। तो आप इसलिए आप क्या, दो चीजें ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने बोला था सोशल मीडिया कंपनीज को कि पहले फर्स्ट फिगर आउट कि कितने अंडर एज अकाउंट्स है। सेकेंड, जो नया अकाउंट जो भी बनाएगा पहले वेरीफाई करो उनका सेल्फ डिक्लेरेशन से नहीं। जैसे मैंने डिक्लेयर कर दिया मैं 14 साल का हूँ, सॉरी 18 साल का हूँ, वो तुम वेरीफाई करोगे थ्रू डिजिटल लिंकिंग, थ्रू डिजिटल नेशनल आइडेंटिफिकेशन वैसा। जैसे फ्यूचर में ऐसा अगर इंडिया में हुआ तो फ्यूचर में शायद आपको अपना आधार कार्ड देना, आधार से ये करना पड़े, वहां से वो आपका एज, डेट ऑफ बर्थ, एज वेरीफाई करेंगे। तो एक जो मेन चीज हुआ है कि पेरेंट्स भी कंसर्न नहीं दे सकते बच्चे को यूज करने के लिए, ठीक है। और दूसरा जो मेन है कि जो लायबिलिटी है वो सोशल मीडिया कंपनी पे है। तो और वो इंडिया जैसा नहीं है। इंडिया में बहुत बड़ा फाइन कर लो तो तुम्हें पता है इंडियन पिनल कोड और इवन भारतीय न्याय संहिता में भी जो फाइन का प्रावधान है बहुत कम लेवल पे, 10,000, 5,000। इवन जो वो हमने नोटिस करा, यूपीएससी की हम बात कर रहे थे, यूपीएससी के एग्जाम्स के रिजल्ट आउट होने के बाद टॉपर की फोटो सारे ये ऑर्गेनाइजेशंस डाल देते हैं, लगा लेती है, उसमें इनके ऑर्गेनाइजेशन का होता भी नहीं है। और पता है ये क्यों लगाती है? क्योंकि यही झूठा एडवर्टाइजमेंट करके वो करोड़ों के कोचिंग में बच्चों को एनरोल कर लेंगे। और फाइन कितना देते हैं साल का? 5 लाख 8 लाख। इनके लिए कुछ नहीं है, एक बच्चे का फीस है 2 लाख रुपए। तो यहाँ पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स का लायबिलिटी लगाया है ऑस्ट्रेलिया ने वहां पे। तो ऑस्ट्रेलिया के बाद फिर इंडोनेशिया ने भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया है बच्चों के लिए। यूएई ने हाल ही में 15 साल के नीचे वाले बच्चों के लिए, और सेम पेरेंटल कंसेंट से नहीं हो पाएगा। और सबसे मेन लायबिलिटी सोशल मीडिया कंपनीज पे डाली जाती है। हाँ, तो इसमें हम जो ओवरऑल हम सोच रहे हैं कि क्यों करा होगा ऐसा।
एक तो जो हाँ सबने रिसर्च में पाया गया है कि डिजिटल एडिक्शन कैन कॉज एंजाइटी, रिड्यूस हम्म, कंसंट्रेशन इन चिल्ड्रन, ये सब तो है ही। पर जो सबसे मेन चीज है, जो आज के दिन में एक बहुत बड़ा थ्रेट है, क्योंकि अभी हम रिसेंटली, तुमने देखा होगा यूके में एक ग्रूमिंग गैंग वाला वो डिस्कशन चल रहा है। हाँ सो सेम स्टोरी कम्स हियर, ऑनलाइन ग्रूमिंग ऑफ चिल्ड्रन बाय एडल्ट्स। तो हाँ ऐसा यूएई में तो ऐसा स्ट्रिक्टली बोल दिया है कि देयर शुड बी नो वे, इवन फॉर गेम्स। ये इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया वाले में गेम नहीं इंक्लूडेड है, सोशल मीडिया एप्स इंक्लूडेड, बट यूएई वाले में गेम्स भी इंक्लूडेड है। जैसे रोब्लॉक्स में, रोब्लॉक्स एक बच्चे गेम खेलते हैं, उसमें बहुत एडल्ट भी है। अब वो एडल्ट बच्चे को ना मैसेज कर सके, तो देयर हैज टू बी सम, मतलब बोल दिया है कि ऐसा ये करो ताकि एडल्ट बच्चे को ना मैसेज कर सके, फॉरगेट अबाउट सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मैसेजेस, इन जनरल मैसेज ही ना कर सके हाँ स्ट्रेंजर्स। तो ये बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए भी बहुत जरूरी है, व्हिच आई थिंक इज मच इंपॉर्टेंट देन कंसंट्रेशन एंड डिजिटल एडिक्शन। वो सब तो हो जाएगा, पर नो वन शुड बी ग्रूम्ड एज अ चाइल्ड। वो Yeah, I think even the problem, one thing is also जो आजकल सोशल मीडिया में आजकल हमेशा ही बोला जाता है कि they can influence the narratives also, कि वो इंफॉर्मेशन भी ऐसे सिलेक्टिवली इंफॉर्मेशन, अब तुम्हें नहीं पता कि वो हर एक को किस तरीके से कैसे इंफॉर्मेशन दिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एट एन अर्ली एज, जैसे हम जब तक बड़े हो रहे थे तब तक तो फेसबुक ही इनिशियलाइज हुआ था। फेसबुक तब तक ना नेट इतना अच्छा था ना वो अच्छा था, तो दैट इज अ गुड थिंग कि हमें बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी। दिस इज एक्चुअली गुड थिंग कि हमें एज अ चाइल्ड, जब हम बच्चे बड़े हो रहे हैं तब हमें इतना, जैसे इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन की भी जरूरत नहीं है अराउंड द वर्ल्ड की कितना नेगेटिव हो रहा है, क्या हो रहा है। वी शुड गेट टू नो। इवन मुझे सबसे अच्छी चीज, इवन मैं आपको सबको बताना चाहूंगा, मेरे स्कूल्स में जैसे न्यूज़पेपर्स आते थे, तो नॉर्मली पहले तो वो था कि जो आते थे नॉर्मली हिंदू ही आता था हमेशा, न्यूज़पेपर हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया। तो उसमें हमारे जो सर थे सबसे पहले सुबह सुबह आते थे, वो न्यूज में जो भी एक्सप्लिसिट मर्डर या ऐसा कुछ भी बड़ी न्यूज होती थी उसको उन पेजेस को हटा देते थे न्यूज़पेपर से। उसमें सिर्फ हमेशा उसमें साइंस के अराउंड जितनी न्यूज होती थी वो होती थी, कोई न्यू गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स होते थे उसकी न्यूज़ेस होती, स्कूल्स के अराउंड न्यूज़ेस होती थी। लेटर फिर बाद में स्कूल ने डिसाइड किया कि जो टाइम्स ऑफ इंडिया का स्टूडेंट वर्जन आता है वही सिर्फ स्कूल में रखा जाए इंस्टेड ऑफ दोस वर्जन, कि वहां पे भी इस तरीके से रखा जाए। और हमने भी पूछा था कि सर ये सुबह सुबह आके आप हमेशा न्यूज हटा देते हो, कहते तो सर का ये था कि अभी तुम इतने बड़े नहीं हो कि ये सब पढ़ सको। एक एज आएगी जब तुम इतने दिमाग होगा, ये होगा, जब तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन किस तरीके से प्रोसेस करनी है तब तुम्हें समझ में आएगा, तब पढ़ना। अभी तुम्हारी एज है कि तुम ग्रो कर रहे हो, तो तुम्हें वैसे है एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ ग्रो करो। जो आई थिंक ये जो दूसरी दूसरी कंट्रीज का भी एक और पर्सपेक्टिव हो रहा होता है कि बैन करने का, इसका करने का, कि नॉट जस्ट एडिक्शन, नॉट जस्ट ये है कि यू डू नॉट हैव द कंट्रोल, कि अगर अगर मैंने अलाउ भी किया कि वेरीफाई करके अंडर एज 16 वाला, तो अगर सेल्फ वेरिफिकेशन ही है वो, तो कोई बच्चा भी, हर कोई बच्चा अपने आप को बड़ा करके ही आगे बढ़ जाएगा। जो उन्होंने बोला कि वो ऐसे नहीं चलेगा, किसी सेल्फ डिक्लेरेशन से कुछ नहीं होने वाला, आपको डिक्लेयर करने से नहीं होगा, आप पहले आईडीज वेरीफाई करो उसके बाद ही उसको। बट आजकल बच्चे भी तेज है, आई थिंक कुछ ना कुछ वो भी निकाल रहे होंगे, लेकिन वहां के सिस्टम्स, वहां की गवर्नमेंट भी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, तो आई डोंट थिंक वो वीपीएन और उसको भी बैन करती रहेगी। सही बात। बट दिस इज एक्चुअली अ गुड इनिशिएटिव एंड आई कैन सी कि कुछ बट एट द सेम टाइम आई थिंक जो हमारे स्कूल में हुआ वो क्यों नहीं किया जा सकता, जो हमारे स्कूल में हमारे टीचर्स ने किया, कि वो टाइम्स ऑफ इंडिया का स्टूडेंट वाला वर्जन लेने लगते, जिसमें कभी ये सारी चीजें होती नहीं थी। उसमें ज्यादातर साइंस और इसके अराउंड साइंस, एजुकेशन, एनवायरमेंट और सोशल इश्यूज ही ज्यादा डिस्कस किए जाते थे। उसमें कभी भी ये सब पॉलिटिकल, क्रिमिनल या कुछ भी वॉर से या इससे रिलेटेड कोई भी न्यूज उसमें नहीं रखी जाती। उसमें बाय डिफॉल्ट उन न्यूज को हटा दिया जाता था क्योंकि वो बच्चों के लिए सही है। तो वही ये सोशल मीडिया एप्लीकेशन क्यों नहीं कर सकती कि एक एप्लीकेशन वर्जन वैसा बनाया जाए जो उनके लिए केटर किया जाता है, कि उसके लिए हाईली फिल्टर्ड, हाईली ऑर्गेनाइज्ड वैसा है कि जिसमें बच्चे ही है और बच्चे ही, और कोई आ भी नहीं सकता, कोई एडल्ट इस वाले वर्जन पे इंस्टॉल नहीं कर सकता। या फिर एप्लीकेशन में बैकग्राउंड पे किया जा सकता है कि आप वेरीफाई करो, उसके बाद वैसे क्या होता है, अगर आप बच्चे होंगे तो ऑटोमेटिकली आपको यही वाला वो मिलेगा, यही वाला आपको इंटरफेस। इस पे आई वांट टू हाईलाइट अ फ्यू पॉइंट्स। एक, फेसबुक वाज सूड मेनी टाइम्स बिकॉज दे यूज्ड टू शो, मतलब जानबूझ के और इसमें भी,
चाइल्ड पोर्नोग्राफी और ऐसे ऐसे वो चीजें वो इसके प्लेटफॉर्म में अपलोडेड होती थी, रह भी जाती थी, हाँ बाद में फ्लैग होती थी, ऐसी चीजों के लिए दे आर ऑलरेडी फेसिंग लॉ सूट्स एंड स्टफ। तो ये नहीं था कि ये बोला गया है इतने दिनों से फेसबुक और जो दूसरे ऐसे ऐप्स है कि तुम लोग जो बच्चों के लिए कंटेंट है उसको मॉडरेट करो। हाँ दे हैव क्लियरली फेल्ड इन मॉडरेशन। अब इसके बाद अब इनके पास एक ही ऑप्शन रह गया कि इनको अब इनका सारा बैन करो, और नहीं बैन करोगे तो अब तुम बड़े बड़े फाइन दो जो तुम लूट जाओगे देते हैं। इवन इतने लेवल पे मिलियंस ऑफ फाइन फॉर पर ब्रीच मतलब एक ब्रीच जैसे मान लो वही एक बच्चे ने अगर ब्रीच हाँ करके चला गया वो वहां पे, एक या बार तुम्हारा करा तो कंटेंट फिर अगर दूसरी बार करा तो फिर से मिलियन दो। तो अब ये कंपनी से अफोर्ड नहीं कर सकती। हाँ दैट मस्ट ऐसा फाइन। नहीं था, ये एक बहुत ड्रास्टिक डिसीजन है। बहुत लोग बोलते थे कि ई लर्निंग बच्चों का ये सब। हाँ अब गवर्नमेंट ने देखा कि अब ये ई लर्निंग के नाम पे अब इतना जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो अब आप मॉडरेशन पे आप नहीं रुक सकते, आप सीधा बोलना पड़ेगा इसको बैन करो। क्योंकि जैसे एग्जांपल दूंगा कि चाइना जो है, चाइना के टिकटॉक में क्या दिखाते हैं और हाँ यूएस के वो टिकटॉक में बहुत क्या दिखाते थे और इंडिया के फेमस। टिकटॉक में क्या दिखा रहे थे, उसमें रात दिन का डिफरेंस है। जब हाँ मैंने ये देखा था कि जो एक आई थिंक एक चाइनीज सी आई थिंक वहां पे तो वो वैसे भी उनका जो हाईली सेंसर्ड उनका सोशल मीडिया, बट समवन इन द रेडिट सेड कि उनके ट्विटर में हमेशा ज्यादा टॉपिक्स जो दिखाए जाते हैं वो ज्यादा मोटिवेटिंग होते हैं, एजुकेशन के अराउंड होते हैं, हाई अचीवमेंट हाई मोटिवेशन को फोकस किए जाते हैं, एंड हाउ दे कैन सर्व द देयर चाइना। कि ज्यादातर उसमें होता है कि बेहतर वो है रिसर्च के अराउंड, इसके अराउंड बहुत ज्यादा बच्चों का वो ऐसा कंटेंट होता था, वेयर इंडिया का कंटेंट यू नो कि कैसे ये रहा था। मूविंग ऑन टू दैट कि कोई इंडिया में ऐसा स्टेप्स लिए जा रहे हैं, कुछ सोचा जा रहा है इसके अराउंड? इंडिया में तो मुश्किल से डेटा पायरेसी का तो यार ये लॉ बना है, वो भी अब कितना इम्प्लीमेंट होगा ये वो तो हम टेलीग्राम से ही समझ गए। रिसेंटली एक यूट्यूबर है अमित खिलोड़ नाम से, उनका एक वीडियो देख रहा था, उसमें उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली कि आधार ना सिटीजनशिप का प्रूफ है हाँ वो किस चीज का प्रूफ है? और अब आधार बहुत जगह पे ये यूएसबी के साथ डेट ऑफ बर्थ का भी अप्रूव नहीं है अकॉर्डिंग टू हाँ यूआईडीआई। तो हाँ आधार ऐसा चीज है जिसका आधार ही नहीं रहा अब पर चाहिए हाँ हर जगह पे। तो मैं बोल रहा हूँ डेटा, हम जो बोलते हैं नहीं डेटा प्रोटेक्शन का जो अभी लॉ बना है उसका मैं बता दूं, आप अगर किसी होटल में जाते हो आपको अपना आधार कार्ड देना पड़ता है। रूल ये कहती है कि आप एक मास्क आधार दे सकते हो, आधार कार्ड दे सकते हो, मैंने ट्राई किया है वो नहीं लेते। वो फिर अगर आपने दिया मास्क आधार कार्ड तो फिर आपको वो होटल में नहीं एंट्री देंगे। हाँ तो ये मैंने इससे क्या फेस पता किया चलता है, पर्सनली। इससे ये पता चलता है कि मुल्क का कानून एक तरफ है और मुल्क में जो जिस तरह से चल रहा है वो अलग अलग ही है। जाने इम्प्लीमेंटेशन और लॉ ऑन पेपर में बहुत रात दिन का डिफरेंस। नहीं एक्चुअली में बहुत ज्यादा डिफरेंस पता है क्या है कि ये मैंने पर्सनली फेस किया है, तो आई कैन से कि हम ट्रिप में गए थे तब हमने देखा था, मैंने अपना मास्क आधार कार्ड क्योंकि मेरे पास एप्लीकेशन में पड़ा रहता तो मैं हमेशा अपना मास्क वाला ही दिखा देता हूँ। तो और ये हमने फेस इसलिए किया था क्योंकि वहां पे जो पर्सन था उसने मुझे बोला कि ये नहीं चलेगा, मैंने बोला कि ये रूल है, उससे बोला हमें नहीं पता, क्योंकि हम मुझे तो जिस जो ओनर है उसने ये बोला है कि चेक करके देना है, तो मैं नहीं आपको दे सकता, आपको ये वाला ही देना पड़ेगा। सो आई थिंक देयर इज अ डिफरेंस कि अगर वो रूल बना भी है तो वो नीचे तक गया नहीं है। ज्यादातर लोगों को ये पता है कि आधार कार्ड जरूरी है, लेकिन मास्क आधार कार्ड वाला इतना नहीं पता। और क्योंकि हम इसके बारे में बात कर रहे और इवन ये चीज सबसे फनी है कि इवन एयरपोर्ट्स में भी मैंने ये चीज नोटिस किया कि एयरपोर्ट में मैं जब इधर दिल्ली से हैदराबाद जाया था तब मैंने अपना मास्क आधार कार्ड वापस सिक्योरिटी पर्सन को दिखाया, उसने कुछ नहीं बोला, उसने देखा फोटो और नेम वेरीफाई किया और चले आगे चले गए। सेम मैं हैदराबाद से जब दिल्ली आ रहा था तब ये नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसका नहीं है कि रूल्स एयरपोर्ट में एक जगह पे अलग है दूसरी जगह पे है, ये है कि जो पर्सन चेक कर रहा है उसको वो पता ही नहीं है, उसको दिल्ली वाले को आई थिंक किसी ने बता दिया होगा अच्छे से, तो उसको समझ में आ गया था कि ये रूल ऐसे है कि मास्क आधार कार्ड दिखा सकते हैं। उधर वाले को किसी ने नहीं बताया है तो वो नहीं होगा। तो इसमें मुझे एक याद आ रहा है, जब नया नया परिवहन ऐप जब आया था तो हाँ। हाँ
तो पहले आपको सारा अपना मतलब कार्ड जो भी है वो रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस सब अपने फिजिकल फॉर्म में रखना होता था। तो मुझे याद है गवर्नमेंट ने रूल बनाया था कि आप परिवहन ऐप में अगर आपका सब कुछ है और वहां पे ऑलरेडी सब डेटा स्टोर्ड है तो आप वो दिखा सकते हो। बहुत सालों तक, महीने नहीं सालों तक पुलिस वाले पकड़ते थे, आपने दिखाया कि परिवहन है, नहीं नहीं हाँ नहीं नहीं, फिजिकल दिखाओ। फिजिकल दिखाओ। तो हाँ ये तो है ही। और मुझे आज भी याद है 2015 में, मजे की बात बता रहा हूँ क्योंकि ये अभी डिस्कस हो रहा है, 2015 में श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एक सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क फ्रीडम ऑफ स्पीच पे एक जजमेंट है, उस पे उन लोगों ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का सेक्शन 67 है और या 68 है ऐसा, जिसको उन्होंने स्ट्राइक डाउन कर लिया था एज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पर मैंने 2021 तक देखा है जब पुलिस स्टेशन में किसी भी क्राइम या फिर कुछ भी हो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हुआ हो या किसी ने किसी को गाली दे दिया हो और किसी ने उस पर साइबर कंप्लेन कर दिया हो, तो पुलिस वाला जो सबसे पहले जो ये प्रोविजन डालता है इनकम टैक्स सॉरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का, वो वही डालता है जो आज से 6-8 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर लिया। तो इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज का इशू है इंडिया में, एक जगह पे इंफॉर्मेशन है, लॉ में है, बट कोर्ट में है। नो बट आई थिंक कि कि इंडिया कैन ऑल्सो लाइक टेक दिस काइंड ऑफ हार्श स्टेप कि बिकॉज ये है कि इंडिया के पास बहुत बड़ा ऑडियंस बेस होता है जो ये होता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है, जो इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स पॉपुलेशन वो सबसे बड़ा यूजर बेस है कि किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो अगर ये इंडिया भी ऐसे, आई डोंट थिंक ये 16 साल तक करे, आई थिंक 12 साल 13 साल तक तो दे कैन स्ट्रिक्टली वो करे, क्योंकि आई सी व्हाट आई हैव सीन कि मेरे कुछ फ्रेंड्स है जो टीचर है, तो व्हाट दे हैव ऑब्जर्व कि कुछ जो वो होते हैं कि पेरेंट्स होते हैं वो इंटेंशनली ट्राई करते हैं अपने बच्चों को कि वो सब ना ही मिले। वो फोन में भी ऐसे ही फोन यू नो कि पेरेंटल कंट्रोल वाले फोन होते हैं जिसमें वो ऐप तुम डाउनलोड नहीं कर सकते, दे हैव बट दैट पेरेंट्स जो ऐसे वाले हैं वो पॉपुलेशन ही बहुत कम है। मेजोरिटी ऑफ लोग यहाँ पे इंडिया में जो डेमोग्राफिक है उसके हिसाब से उनको पता है, इतना पेरेंट देखते भी नहीं है कि वो भी क्या कर रहा है सोशल मीडिया में कैसे है, वो अपना जो चला रहा है ये कर रहा है। लेकिन आई थिंक सम फॉर्म ऑफ दिस कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया ऑल्सो, मे बी स्लोली एंड पायलट वाइज कैसे कैसे किया जा सकता है इंडिया में भी। बट क्योंकि अगर इंडिया में ये चीज हुई तो ये सोशल मीडिया कंपनीज के लिए सबसे बड़ा झटके का होगा, ये इंडिया के लिए सबसे बड़ा डेमोग्राफिक उनका यानी उनके एप्लीकेशन के सबसे बड़े यूजर्स इंडिया में ये पड़े हैं, सबसे मेजर सही क्वेश्चन। बात है, सही बात है। और अगर उन्होंने इंडिया ने बैन कर दिया तो इतना बड़ा यूजर बेस सीधा कटेगा उनका। हाँ तो वो हुआ तो था 2020 में, मुझे आज भी याद है टिकटॉक जब बैन हुआ था, इतना बड़ा बेस हाँ, हमारे यहाँ पे इतने सारे टिकटॉक स्टार्स थे हाँ। तो उनका तो करियर एक रातों रात खत्म हो गया बहुत लोगों का। यार रातों रात खत्म होने से मुझे याद आ रहा है एक पार्टी भी रातों रात धीरे धीरे खत्म होती जा रही है हाँ हाँ वो तो है। बंगाल में, यानी कि मेनली वहां पे आई थिंक पार्टी से मेंबर्स छोड़ के जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वैसे है कि कुछ तो इफ यू कैन टेल मी कि क्या चल रहा है इधर बंगाल का, क्योंकि डेली तो कुछ ना कुछ न्यू आ ही रहा है। तो 4 मई 2026 को जब रिजल्ट आया और बीजेपी जीत गई इतने बड़े मार्जिन से, ऑलमोस्ट 2/3 मेजोरिटी से, तो इससे इसका नतीजा ये हुआ कि एक तो ममता बनर्जी खुद विधानसभा का सीट हार गई, तो और बस और पार्टी के 80 के आसपास एमएलए ही रह गए। उसमें जो लोग थे जो सोचते थे कि एक दिन ममता थोड़ा वीक हुई तो फिर मैं आगे आ जाऊंगा, ऐसे ही एक पॉलिटिशियन जिसका नाम था ऋतव्रत चटर्जी, और वो बंदा पहले सीपीआईएम में था, फिर तृणमूल कांग्रेस में आया और फिर उसने तृणमूल कांग्रेस को ही धोखा दिया। तो उसने क्या करा, ये एक अगर कोई बंदा यहाँ से वहां जा ही रहा है स्टार्टिंग से ही, तो अभी जाने में फिर क्या इशू हो रहा है? हाँ मैं उसी में ही आ रहा हूँ। तो अब सीपीएम तो रही नहीं और अब कांग्रेस भी नहीं है उतना स्ट्रांग। एक जमाने में सीपीएम और कांग्रेस ही थे और ये बहुत बड़ा टीएमसी लीडर था, पर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के कंपैरिजन में कुछ नहीं था, तो उसको कभी ये लेवल में तो नहीं मिलता। अभी क्या हुआ, इशू कहाँ पे आई कि जब
ममता बनर्जी ने एक बंदे का नाम दिया कि इसको अभी आप लोग लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाओ, स्पीकर को। यही आदमी जो ऋतुव्रत चटर्जी, इसने बोला है कि मैं बनूंगा, और उसने 80 में से 58 एमएलएस को अपने साइड कर लिया और खुद का एक अलग फ्रैक्शन बना दिया उसी तो असेंबली। ये बना सकते हो, ऐसा अलाउड है, तुम हाँ, और निकल आप के जा बना सकते सकते हो हो। अगर आप 2/3 मेजोरिटी, एक कोई भी पार्टी है उसका अगर 2/3 एक अलग फैक्शन बनना चाहता है, और या फिर अपने आप को उसी पार्टी का मेन फ्रैक्शन बुलाना चाहता है, दे कैन डू दैट एंड दे बिकम द मेन फ्रैक्शन। तो अच्छा, और अगर उससे कम बंदे जाना चाहते हैं तो फिर डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ 1985 में बना था, और उसमें ऐसा रूल तो पहले बना था, यही इशू था कि कोई आज इधर है, कहीं को इधर जा रहा है, इसलिए करा था ताकि इंडिविजुअल खुद से उठ के ना चला जा सके पार्टी छोड़ के, स्पेशली आफ्टर बीइंग इलेक्टेड बाय पीपल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी कोई ये इलेक्टेड बाय पीपल, यानी कि अगर नहीं हो रखा हूँ इलेक्ट, तब मैं अपनी मर्जी से इधर उधर घूमते रह सकता अगर हूँ। कोई यानी कि इलेक्शन का अगर इलेक्शन का रिजल्ट आने से पहले तक मैं इधर से उधर घूम सकता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप इलेक्शन उस टिकट पे खड़े हो गए और फिर हाँ, जीत भी गए, अगर मैं हार गया तो नहीं हार गया तो फिर आप तो नहीं जा रहे विधानसभा, तो आप फिर बाद मैं में अपनी कहीं पे भी जा सकते हो। अगर आप चले गए विधानसभा या लोकसभा या राज्यसभा, और फिर वहां पे आपको आपका कुछ मन हुआ कि अब दूसरे पार्टी में चला जाता हो, फिर आपने ये करा तो वो सीट उस पार्टी की रहेगी, आप डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे, बस इतना होगा। तो इसी से बचने के लिए 60 लोगों ने वहां पे अपना अलग फ्रैक्शन बना के, ऋतुव्रत चटर्जी खुद लीडर ऑफ अपोजिशन बन गया। वहां पे 3 राज्यसभा एमपी जो तृणमूल कांग्रेस के थे उन्होंने रिजाइन दे दिया, और तृणमूल कांग्रेस के 28 लोकसभा एमपी थे, उसमें से 20 लोगों ने अपना अलग फ्रैक्शन करके एक त्रिपुरा बेस जो मेरा होम स्टेट है उसमें नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया बोल के एक छोटा सा पार्टी था, एग्जिस्ट भी नहीं करता था, उसके साथ मर्जर कर लिया, करके अब वो अलग फैक्शन बन गए। तो इससे अब क्या हुआ है कि अब वो बोल रहे हैं कि हम एनडीए को एक्सटर्नली सपोर्ट करेंगे। तो इससे क्या होगा कि अब जो बड़े बड़े बिल्स है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसमें चाहिए, जिसमें 2/3 मेजोरिटी चाहिए, 350-360 सीट, उसमें अब बीजेपी एनडीए के साथ ये लोग अगर शामिल हो गए तो फिर और 20 सीट बढ़ गया, और बहुत सारे और पार्टीज है जो इशू स्पेसिफिक वोट दे सकते हैं, जैसे बीजेडी, जैसे डीएमके इशू स्पेसिफिक दे सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में जो पहले जो बिल्स थे डिलिमिटेशन और ये जो अभी वुमेन रिजर्वेशन वाला जो एज ए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आ रहा था, वो जो नहीं पास हो पाया, वो अब हो सकता है। शायद अभी भी नंबर्स नहीं है, पर एटलीस्ट होने के चांसेस है। यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं कि ये भी किसी के दिमाग में आ सकता है कि ये लोग तृणमूल कांग्रेस से सीधा बीजेपी में क्यों नहीं चले गए। अभी रिसेंटली हमने देखा आम आदमी पार्टी के 6 या 7 जो राज्यसभा के एमपीज थे वो सीधा बीजेपी में ही चले गए डायरेक्टली। ये तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैं बंगाल से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे पता है कि वहाँ का पास्ट कितना चेकर्ड रहा है। हाँ, तो एंड वही उनका पॉलिटिक्स थोड़ा वो वायलेंस से जुड़ा हुआ पॉलिटिक्स है बहुत बड़ा। तो आई डोंट थिंक जो वहां पे है कि कोई भी पार्टी इतनी ज्यादा हेटरेट के साथ रही है एक दूसरे के साथ, और अचानक से जिस पर्सन से तुम इतना हेटरेट करते हुए आ रहे हो, तो अगर वही पार्टी फिर तुम्हारे पास आ गई अचानक से, तब तुम उसको एक्सेप्ट नहीं करने वाले। और ये व्यूअर्स के लिए बता रहा हूँ, ये कोई वर्बल वाली हेटरेट नहीं है जो बाकी पार्टी से एक दूसरे को सिर्फ बोल देती है कि ये करप्ट है, ये है। ये हेटरेट वैसी है कि जहाँ पे एक दूसरे को जान की हानि पहुंचती है, ये वैसी वाली हेटरेट होती है बंगाल की पॉलिटिक्स में स्पेशली। थोड़ा सा बाकी कहीं और पे भी होती होगी, लेकिन वहां पे थोड़ा ज्यादा रहा है। तो जहाँ पे इतना ज्यादा पॉलिटिक्स ऐसे रही है जो इसमें हेटरेट, जान की हानि, ये सब रहा है, वहां पे देयर इज अ वेरी लेस लाइकलीहुड कि कोई इंसान वो करेगा कि उस सामने वाले को एक्सेप्ट कर लेगा अपनी पार्टी को, अगर वो जीत के आए इतनी मुश्किल से। और ये अभी नहीं, पहले भी बहुत मुश्किल था, पहले भी पार्टी ऐसे ही लड़ रही थी, कोई दूसरे पार्टी में एक्सेप्ट नहीं, बहुत आराम से नहीं कर सकते थे। आई थिंक जो पार्टीज मूव भी करे होंगे, जो दिवाकर ने एग्जाम्पल दिए हैं कि ये पहले इस पार्टी में था फिर इस पार्टी में, वो बहुत बाद में मूव किए होंगे जब वो पार्टी धीरे धीरे वीक होती चली गई है। इसमें दो चीज इंपॉर्टेंट है। एक, ये जो अभी इलेक्शन का रिजल्ट आया है वेस्ट बंगाल का, इट वाज नॉट जस्ट ए वोट फॉर द बीजेपी, इट वाज आल्सो ए वोट अगेंस्ट द टीएमसी। तो अगर जिन्होंने
लोगों पे अत्याचार करा है वो टीएमसी से अब बीजेपी में आ गए, मतलब वो मतलब पहले रूलिंग में थे, लोगों ने उनको हटाया, फिर से रूलिंग में अगर आ गए तो लोग इसको नहीं भूलेंगे और लोग इसको माफ नहीं करेंगे। क्योंकि जैसे तुमने बोला है कि ये वायलेंट वाला स्टेट है, और इससे क्या हुआ है कि ऐसा नहीं हो सकता कि जो किलर है और जो विक्टिम है वो दोनों सेम पार्टी में हो। दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल टू पीपल। So I think this was actually a good conversation. So let's meet next Sunday, everyone, with new topics and new things to discuss. तब तक के लिए हम यहीं पे बैठे हैं, कुछ और नई बकवास आएगी तो करेंगे आप सबके साथ। ओके, थैंक यू एवरीवन। Thank you everyone for connecting with us today. We'll meet you next Sunday.